इसको लिखने का एक तरीका होता है। मैं आपको ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज आपका टेस्ट जब होगा तो आपको ये सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे। दैट इज चलिए जी, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। 5 इज नॉट द राइट आंसर। गया कि जो रिलेशनशिप बोर्ड एंड ट्रेन में है, मैंने आपने न्यूक्लियर का वर्ड जो है वो सुना है पटाखे के साथ। लें, सीख लें, 500 दिनों के बाद आपके दिमाग की दही बनना खत्म हो जाएगी। इंग्लिश के मुकाबले में वोकैबलरी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। बाकी और भी तरीके हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सेकंड सेशन है, फ्राइडे नाइट। आज हम तीन चीज़ें कवर करेंगे। नंबर 1 इज़ एनोलॉजी, नंबर 2 इज़ NLP एंड नंबर 3 इज़ AI है क्या। तो चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। पहला टॉपिक जो है दैट इज़ एनोलॉजी। काइंडली कंफर्म कीजिएगा आप लोगों को स्क्रीन क्लियर है। प्लीज़ चैट ओपन है, चैट में कंफर्म कीजिएगा स्क्रीन इज़ ओपन, स्क्रीन क्लियर है आप लोगों को। चलें जी, गुड। अच्छा, ये एनोलॉजी का टॉपिक जो पुराने लोग हैं वो तो समझ रहे होंगे ये टॉपिक कहाँ से आया है। वाई आई एडेड दिस टॉपिक या इंक्लूडेड दिस टॉपिक इन दिस AI कोर्स या इंटेलिजेंस कोर्स या जहीन बनो कोर्स। क्योंकि सिर्फ अगर हमने मशीन के टूल ही सीखने हैं तो फिर तो बहुत आसान काम है, जाके सीख लें। लेकिन क्योंकि ये की ब्रेक थ्रू है, ये एक डेंट ऑन द IT इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इसकी बेसिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। एंड दैट इज़ द रीज़न आई स्टार्टेड दिस कोर्स। मैं खाली AI पे वीडियो बना के या चैट GPT की वीडियो बना के आप लोगों को बहुत कुछ बता सकता था, सिखा सकता था। मैं कभी भी यूट्यूबर ना रहा हूँ, ना कोई प्लान है यूट्यूब पे वीडियो डालने का। जूम ही सेशन ही होते रहे हैं, पुराने लोग जानते हैं। तो फिर एक फ्लो लेके चलना था। उस फ्लो के अंदर अगर आपको सिर्फ और सिर्फ कमांड लिखना, चैट GPT से काम लेना यही सिखाया जाता, तो ये ज्यादती है उन लोगों के साथ जो कुछ सीखने के लिए बैठे हुए हैं। तो इसलिए ह्यूमन जो मेंटल कैपेसिटी है, ह्यूमन इंटेलिजेंस है, हम वो भी सीख रहे हैं साथ साथ, और साथ साथ हम AI को भी सीखेंगे। तो पहली चीज एनोलॉजी। इंसान इल्म बहुत तरीकों से हासिल करता है। उसकी जो जहानत जांचने का तरीका है वो बहुत से तरीके हैं, उनमें से एक टूल एनोलॉजी का है। मैं हार्ड एंड टफ डेफिनेशंस पढ़ूंगा ज़रूर, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। डेफिनेशंस सिर्फ इसलिए हैं ताकि पावर पॉइंट की फॉर्म में मौजूद हैं, ये भी आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगी व्हाट्सएप के ग्रुप में। जो लोग ये वीडियो आज, हफ्ते बाद या शायद ये यूट्यूब पे कहीं फेसबुक पे आए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से भी व्हाट्सएप में आके ये फाइल्स ले सकते हैं। एनोलॉजी क्या है? Analogy is a literary term often used in literature and poetry to make connection between familiar and unfamiliar things. ये जो connection between इसकी definition में आया ना, that is the reason ये मैंने ऐड किया है। कल को जब हम बैक एंड पढ़ेंगे, सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए, AI काम कैसे करता है, वो रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करता है, चैट GPT कैसे लिख लेता है, ये सब की सब चीज़ें वहां पर आपको पता लगेगा कि हमने ये टॉपिक क्यों पढ़ा है। तो एक तो ये रीजन है, दूसरा ये हमारी इंटेलिजेंस और वर्बल इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए भी काम आता है। हम डे टू डे लाइफ में बहुत से अल्फाज सुनते हैं, उनके मतलब हमें पता होते हैं, तो उन अल्फाज का ताल्लुक डिफाइन करने को कहते हैं एनोलॉजी। इसको पाकिस्तान में बहुत से यूट्यूब पर एनोलॉगी पढ़ते हैं, ये गाफ नहीं है, ये जीम है। तो बस ये एनोलॉजी है, एनोलॉजी है, सॉरी, एनोलॉजी बोलते हैं इसको, एनोलॉगी नहीं बोलते। बड़े अच्छे अच्छे प्रोफेसर कुछ इदारों के, उन्होंने भी एनोलॉगी पढ़ा हुआ है इसको। तो ये प्रोनाउंसिएशन का इसमें खास ख्याल रखिएगा। फिर लंबी चौड़ी इंग्लिश देख के परेशान नहीं हो जाना। कोई आपने टेस्ट नहीं देना, कोई आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा। जस्ट हमने एक डॉक्यूमेंट करना है, एक प्रॉपर लेक्चर रिकॉर्ड करना है। दैट इज द रीजन ये इस तरह से स्लाइड्स बनाई गई हैं। क्वेश्चंस फॉर टेस्ट बोथ लॉजिक एंड रीजनिंग स्किल्स एंड वर्ड नॉलेज। These questions ask test takers to identify relationships between pair of words. In order to solve analogy questions, you must first have a clear understanding of the words, definitions, and then use that understanding to determine how the words are related. कुछ समझ नहीं आया, कोई मसला नहीं है। ये इस तरह के सवाल की मैंने आपसे कहा था, हमारे कुछ सेशंस हो जाने के बाद आप लोगों का प्रॉपर इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, आप लोगों का प्रॉपर IQ टेस्ट होगा। तो ये उस टेस्ट में ऐसे सवाल आएंगे, और इसका रियल लाइफ में क्या यूज़ है मैं आगे चल के आपको वो बताता हूँ। तो डेफिनेशन को भूल जाएं, कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। लॉजिक,
रीजनिंग स्किल्स, वर्ड नॉलेज, अल्फाज, वर्ड का इल्म, आइडेंटिफाई रिलेशनशिप, पेयर ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स डेफिनेशन, वर्ड्स आर रिलेटेड। तो ये चीजें हमने इस चीज में समझनी है। क्या चीज हमारे सामने निकल के आई? लॉजिक होनी चाहिए, कोई ना कोई लॉजिकल ताल्लुक आपस में होना चाहिए। वर्ड नॉलेज, अगर आपके पास अल्फाज के मतलब ही आपको नहीं पता तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप बोल ही नहीं सकते। आपको सिर्फ वोकेबलरी आती हो किसी भी लैंग्वेज के अंदर, आपको पता हो पानी को कोरियन लैंग्वेज में क्या कहते हैं, खाने को कोरियन लैंग्वेज में क्या कहते हैं, बस को कोरियन लैंग्वेज में क्या कहते हैं, अ, बस स्टॉप को कोरियन लैंग्वेज में क्या कहते हैं, टिकट को कोरियन लैंग्वेज में क्या कहते हैं, सिर्फ आपको वोकेबलरी आती हो ना, आप कोरिया में सर्वाइव कर जाएंगे, आप चाइना में सर्वाइव कर जाएंगे अगर आपको चाइनीज में आते हो। बेशक ग्रामर इज ही शी का आपको कख ना पता हो, तो वोकेबलरी इतनी पावरफुल होती है। सबसे बेसिक नॉलेज वर्ड नॉलेज, उसके बाद आइडेंटिफाई डिफरेंट अल्फाज का दूसरे अल्फाज से ताल्लुक किस तरह का है। ये एनोलॉजी का टॉपिक है, ये पिक्टोरियल फॉर्म में भी होता है। मैं जस्ट आपके सामने एक एग्जांपल है, बहुत ही आसान सी। एक बंदर है, उसके सामने बनाना बना हुआ है, मंकी एंड बनाना। जैसे आपने मंकी को देखा, उसके सामने बनाना है। नीचे आपने चूहा देखा और उसके सामने क्या आएगा? टाइप इन चैट, बाकी लोग कमेंट्स में टाइप कर सकते हैं। अच्छा, मुझे आपके कमेंट्स जो हैं वो करने पड़ेंगे, कहाँ से होते हैं? थोड़ी सी सेटिंग चेंज हुई थी। चलो, काफ़ी लोगों को तो पता ही है। मैंने हाइड करने थे कमेंट्स लेकिन वो हो नहीं सके, क्या उसका ऑप्शन थोड़ा सा चेंज हुआ हुआ फॉर्मेट। चलो जी, एक आ गया माउस ट्रैप चीज। जी, जैसे ही आपने मंकी को देखा तो एक आपके ह्यूमन माइंड में एक रिलेशनशिप क्रिएट हुआ। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता देता हूँ। बंदर को केला पसंद होता है, केला बड़े शौक से खाता है। तो आपके जहन में ये रिलेशनशिप क्रिएट हुआ पिक्चर देखने के बाद कि अच्छा, बंदर और केले में ये रिश्ता या ये रिलेशनशिप है। ऑन दैट बेसिस आपने नीचे माउस का रिलेशनशिप क्रिएट किया। बिल्ली के साथ नहीं होता, माउस बिल्ली नहीं खाता, माउस कैरेट नहीं खाता, माउस जाके माउस ट्रैप में नहीं फंसता, वो चीज खाता है। एक दो लोग मक्खन भी लेकर रहे हैं, ठीक है। तो चीज इज द राइट आंसर। ये क्या है? ये आपके ह्यूमन ब्रेन ने क्या किया? उसने अपने प्रीवियस नॉलेज पे कोई रिलेशनशिप क्रिएट किया और फिर जाके उसने नेक्स्ट जगह ये इम्प्लीमेंट कर दिया। इसको लिखने का एक तरीका होता है। मैं आपको ये क्यों पढ़ा रहा हूँ? बिकॉज आपका टेस्ट जब होगा तो आपको ये सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे। दैट इज द रीजन मैं कुछ टॉपिक, जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं इनिशियल टेस्ट वाले, उनको पता ये क्या है, लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए सिर्फ कुछ टॉपिक्स ऐड किए गए हैं ताकि आपको थोड़ा सा फ्लेयर हो। और ये वो टॉपिक्स हैं जो हकीकत में आपका इंटेलिजेंस लेवल बढ़ाएंगे। तो इस तरह के एनालॉजी को पढ़ने का तरीका ये होता है, मंकी इज टू बनाना एज रैट इज टू। ये जो कॉलन है इसको इज टू पढ़ते हैं, जो डबल कॉलन है इसको एज पढ़ते हैं। कि मंकी और बनाना का जो रिलेशनशिप है वही रैट एंड चीज का रिलेशनशिप है। हाउ एनालॉजीज बेनिफिट द लर्नर। सीखने वाले के लिए ये एनालॉजीज का क्या लफड़ा है, ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, जरा वो देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, व्हेन स्टूडेंट्स प्रैक्टिस एनालॉजीज इट बिल्ड देयर इंटरेस्ट एंड रीडीनेस फॉर मोर रिगोरियस एंड complex रीडिंग्स। जब आप किताब पढ़ रहे होते हैं, जब कोई ऐसी बुक पढ़ रहे होते हैं जिसके अंदर कुछ ऐसे अल्फाज आ जाते हैं जो आप नहीं समझ पाते, उनके मतलब आपको फौरन पता नहीं लगते, लेकिन अगर आपको एनालॉजीज अच्छी आती हो तो आप बाकी जुमले से ताल्लुक बना के वर्ड्स का रिलेशनशिप क्रिएट करके उसका मतलब समझ सकते हैं। तो एक तो वोकेबलरी सीखने का एक ये बहुत अच्छा और जबरदस्त तरीका है। Teaching them that words can have multiple meanings prepare them for better results on future standardized tests. Speed up reading comprehension. Research shows connecting what students already know to new concept and ideas sharpens their focus and deepen their understanding. Students practice analogies, it build their interest and readiness. वही बात है, अगर आपको एनोलॉजी का कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, वर्ड्स का रिलेशनशिप क्रिएट करना समझ आ जाए, तो आपका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हॉट्स भी बोलते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। ये क्या है? एज स्टूडेंट्स ग्रो ओल्डर दे आर
challenge to do more and more with the information they have learned and stored in their brains। होता ये है, जब आप 3 साल के थे तो आपके पास इंफॉर्मेशन भी 3 साल वाली थी। अब आप 30 साल के हैं या 20 साल के हैं तो आपके पास इंफॉर्मेशन भी बहुत है। आपको कोई भी नई चीज बताई जाती है तो आप उस नई चीज को अपनी 20 साल की इंफॉर्मेशन से मैच करते हैं, फिल्टर करते हैं, सोचते हैं उसकी बेस पे। तो ये जो मैच करने का, पुरानी इंफॉर्मेशन के बारे में सोचना, इसको कहते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। विद द टाइम पीरियड आपका, देखा ना, कहते हैं मिच्योरनेस कब आती है, जैसे जैसे बंदा ज्यादा सोचता जाता है, तजुर्बा आता रहता है, नॉलेज बढ़ता रहता है। तो प्रैक्टिस एनालॉजीज इंगेज एडोलेसेंट्स टू थिंक अबाउट द वर्ल्ड दे आर लर्नड एंड हाउ दे आर कनेक्टेड। एडोलेसेंट्स कहते हैं जब आप 13 साल से 14 साल की उम्र में जा रहे होते हैं, या इससे कन्वर्जन हो रही होती है आपकी बचपने से जवानी के वक्त। उस वक्त ये, अगर आप एनालॉजीज पढ़ते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा आपने कैसे पढ़नी है, कहाँ से देखनी है, क्या होता है इनका फायदा, तो ये आपकी थॉट्स का जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ा इंप्रूव हो जाता है। डेवलप वर्बल रीजनिंग एबिलिटीज, मुश्किलात को सॉल्व करने के लिए, पहेलियों को सॉल्व करने के लिए भी ये यूज होती है। छोटी सी एग्जांपल आपके सामने है, ये पिक्चर फॉर्म में भी है और ये वर्ड फॉर्म में भी है। इस वक्त आपके सामने एक हिल है, एक कार्ट, ट्रॉली कह लें, वो बड़ी हाइट से रिलीज की जाएगी। मुझे सिर्फ ये बताएं, क्या ये जो बम्प है या जंप है या हिल है, इसको क्रॉस कर जाएगी या नहीं करेगी? प्लीज टाइप इन चैट और कमेंट्स। और क्या ये करेगी? नहीं। अच्छा, एक, ठीक है, आपको फिजिक्स का कॉन्सेप्ट भी पता है, सब कुछ पता है, लेकिन जब आपने ऊपर वाला सिनेरियो देखा, ऊपर वाली पिक्चर देखी, जिसको नहीं भी आती थी फिजिक्स, जिसको नहीं भी किनेटिक एनर्जी का पता था, जिसको कुछ भी नहीं पता था, जब उसने ऊपर वाली पिक्चर देखी तो उसके माइंड में एक चीज ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी, अच्छा यार, अगर ये कार्ट इस हिल से ऊपर से रिलीज की गई है फिर तो क्रॉस कर जाएगी। और अगली में जो है उसके बराबर उसका अगला टायर देखें नीचे है, तो ये क्रॉस नहीं करेगी। ऑन द रियल टाइम आपने कुछ हैपनिंग हुई, कुछ आपके साथ इंसिडेंट हुआ, कुछ ऑब्जर्वेशन आपने की, उसकी बेस पे आपने एक रिलेशनशिप क्रिएट कर लिया हाइट का, कार्ट के टायर के साथ, और ये रिलेशनशिप जो आपने क्रिएट किया, ये आपने फौरन इम्प्लीमेंट कर दिया नेक्स्ट सिनेरियो में। थोड़ी सी रूखी रूखी सूखी सूखी बातें, लेकिन आस्ते आस्ते आपको समझ आ जाएंगी। अब आते हैं ये सवाल किस तरह के होते हैं, सवाल देखते हैं। प्ले इज टू एक्टर एज कंसर्ट इज टू, पहले आप तुक्के मारें चैट में और कमेंट्स में, फिर मैं आपको ऑप्शंस दिखाता हूं क्या हो सकता है। प्ले इज टू एक्टर एज कंसर्ट इज टू, यार आपकी चैट प्राइवेट नहीं हो रही, क्या चक्कर है, कहाँ से होती थी? वो करना बड़ा जरूरी है। चलिए जी, अब आपका जो जवाब है सिर्फ मुझे नजर आएगा, ताकि जरा, जी, प्ले इज टू एक्टर एज कंसर्ट इज टू। भाई, गुड गुड। अब आप सब लोगों को एक दूसरे की चैट नज़र नहीं आएगी, सिर्फ मुझे ही आप लोगों की चैट नज़र आ रही होगी। जो लोग इसको किसी और प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं वीडियो को, वो कमेंट्स में लिख सकते हैं। कुछ लोग सी कह रहे हैं, कुछ लोग बी कह रहे हैं, कुछ लोग डी कह रहे हैं। वाह वाह वाह, सिम्फोनी इसलिए नहीं कह रहे कि मतलब समझ नहीं आया होगा। अच्छा जी, जो लोग पियानो कह रहे हैं, देखें, दैट इज द पॉइंट कि आपने रिलेशनशिप क्रिएट करना है। काफी ज्यादा ऑप्शन सी आ रहे हैं, बाकी बी इज द करेक्ट ऑप्शन, म्यूजिशियन। प्ले इज टू एक्टर, प्ले होता है ना, ड्रामा होता है, एक्ट करना होता है, कौन करता है? एक्टर करता है। तो आपने रिलेशनशिप देखना है प्ले और एक्टर का। प्ले और एक्टर, जो ड्रामा है, स्टेज के ऊपर ड्रामा होता है, स्किट होता है, उसके अंदर एक्टर प्ले करते हैं तो वो ड्रामा चलता है। इसी तरह कंसर्ट के अंदर ह्यूमन एलिमेंट लेकर आना है ना, एक्टर इज अ ह्यूमन, तो वो म्यूजिशियन बनेगा, नॉट अ पियानो। इसी तरह पिक्टोरियल फॉर्म में भी
आपके पास एनालॉजीज होती हैं। आप दो चीजों की बेस पे रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। रिलेशनशिप आप क्रिएट करेंगे इन दोनों का। अच्छा यार, ये ए शेप थी, ये बी कैसे हो गई, क्या हुआ, ये ऐसे हो गया। जो कुछ भी हुआ, आपने कोई ना कोई रिजल्ट अखज किया होगा, कोई ना कोई आपने रिलेशनशिप बनाया होगा, कोई ना कोई लॉजिक क्रिएट की होगी यहाँ पर। यहाँ पर जो लॉजिक क्रिएट की है उसको यहाँ पर आपने कॉपी करना है। तो आपके पास ऑप्शन है नेक्स्ट आंसर्स के ये। अब बताएं कि डी की जगह कौन सी शेप आएगी, 1 2 3 4 5। बहुत कम लोग सही जवाब दे रहे हैं। चलें जी, मैं आपको हिंट दे देता हूं, 5 इज नॉट द राइट आंसर। मैं आपको हिंट दे देता हूं, 4 इज नॉट द राइट आंसर, 2 इज नॉट द राइट आंसर, 3 इज नॉट द राइट आंसर, 1 इज द राइट आंसर। कुछ भी नहीं किया, उसको सिर्फ उल्टा कर दिया है शेप को। तो जब आप शेप को उल्टा करेंगे सी को, तो 1 शेप बनेगी। तो राइट आंसर इज 1। ये छोटी छोटी चीजें हैं, जस्ट आपका ब्रेन किस तरह काम करता है, कितनी जल्दी आप चीजों को एनालाइज करते हैं। नहीं जी, 3 नहीं बनेगा, 3 नहीं बन सकता। 1 इज द राइट आंसर। आप देखें, ये जो है ये ऐसे उल्टा हुआ है, इसको भी आप ऐसे उल्टा करेंगे तो ये शेप ऐसे आएगी। ठीक है, इसको मिरर इमेज भी कहते हैं। टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी में क्या ताल्लुक है, वही ताल्लुक आपने क्रिएट करना है सी और डी में। मैं आपको अभी आंसर्स शो करवाता हूं, लेकिन उससे पहले जरा ए और बी पे फोकस करके कुछ ना कुछ समझने की कोशिश करें। लॉजिक देखें, रिलेशनशिप देखें, क्या है। जी, 1 2 3 4 5। नंबर 1, डॉट रिमेन्स द सेम। डॉट रिमेन्स द सेम, इसका मतलब है 5 नहीं हो सकता और 2 नहीं हो सकता। अब 1 3 और 4 में से कुछ होगा। एक्स्ट्रा लाइन भी ऐड नहीं हुई, इसका मतलब है कि 1 भी नहीं हो सकता। तो 2, सॉरी 3 एंड 4 में से कुछ होगा। अब क्या होगा, ये अब आप लोगों ने देखना है। लाइन की जो शेप है वो रिवर्स हुई है, उल्ट गई है नीचे की तरफ अपनी ऑपोजिट साइड पे। तो बिल्कुल इसी तरह जो शेप 3 है इज द राइट आंसर। ये एक बेतहाशा इस तरह की एग्जांपल होंगी जो आप लोगों के साथ, जस्ट टू असेस योर इंटेलिजेंस, ये मैं टेस्ट आपके साथ कंडक्ट करूंगा। लेकिन जस्ट टू शो यू कि ये है एनोलॉजी, इस तरह से इंसानी दिमाग काम करता है, इस तरह से नॉलेज बढ़ता है, इस तरह से हम रिलेशनशिप बनाते हैं अपने प्रीवियस नॉलेज की बेस पे। ये मैं एंड पे जाके आगे इसको कनेक्ट करूंगा जब हम पढ़ेंगे पैरामीटर्स। एआई के अंदर पैरामीटर्स होते हैं, रिलेशनशिप ऑफ वर्ड्स बनता है, वो कैसे सारा होता है। तो वो चीज़ हम देखेंगे। कहूट पे टेस्ट लीजिएगा, कहूट की मेंबरशिप खत्म हुई हुई है, कराएंगे एक्टिव, फिर कहूट पे लेंगे। चलें जी, लास्ट स्लाइड जल्दी जल्दी, उसके बाद फिर बड़ी ज़बरदस्त लर्निंग आगे हमारी एनएलपी पे होने जा रही है। ज़रा क्वेश्चन नंबर 1 फिल करें। डैश इज टू ट्रेल एज ग्रेन इज टू ग्रेल। टाइप करें, राइट आंसर क्या होगा। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। नेक्स्ट स्लाइड बहुत मज़े की है और बड़ा मज़ेदार लेक्चर के बाद आने वाला है। आपने ग्रेन को देखना है, ग्रेन ग्रेल कैसे हो गया, इसका मतलब है एन जो है रिप्लेस हो गया एल से। तो जो ट्रेल है ये एल किससे रिप्लेस हुआ होगा, एन से रिप्लेस हुआ होगा। तो राइट आंसर इज ट्रेन। ठीक है जी। नेक्स्ट है 5, 4 इज टू 6 एज डैश इज टू 16। इंतहाई आसान, इंतहाई आसान। स्क्रीन नहीं शो हो रही भाई, स्क्रीन तो सब कुछ हो रही है। ना करें, हो जाएगी थोड़ी देर में। आप जरा माउस आगे पीछे करें या आगे पीछे स्वाइप करें। यस, सिंपल।
14, कोई बड़ी लॉजिक नहीं है। अच्छा, अब आ जाए जरा यहाँ पर 3 पर। मैं आपको ऑप्शंस दिखा देता हूँ, मेरे ख्याल से मैंने ऑप्शंस क्यों ऐड किया है। चलो, डैश इज टू हॉर्स एज बोर्ड इज टू ट्रेन। ये एक एनालॉजी आपको बताएगी कि किस तरीके से एनालॉजी बेहतरीन टूल है अपनी वोकेबलरी इंप्रूव करने का। वो वोकेबलरी भी खैर अलग से एक लेक्चर है पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, मैं शेयर करूंगा। मेरा रिकॉर्डेड है कि वोकेबलरी सिर्फ मतलब याद कर लेना इज नॉट अ वोकेबलरी। वोकेबलरी के 4 एलिमेंट हैं, अगर आप वो पूरे करते हैं उसको फिर वोकेबलरी कहते हैं। खैर, यहाँ पर जो है इस वक्त आपके सामने डैश इज टू हॉर्स एज बोर्ड और ट्रेन में क्या रिलेशनशिप है, वही आपने हॉर्स और नीचे किसी वर्ड के साथ कनेक्ट करना है। स्टेबल होगा, स्तबल जिसे कहते हैं जहाँ पर घोड़े रखे जाते हैं। शू होगा, राइड होगा, या माउंट होगा। चलें, बहुत से लोग जो हैं यहाँ पर जवाब दे रहे हैं राइड का। ओके, कुछ लोगों का जो जवाब है, बहुत से लोगों का राइड है, कुछ लोगों का शू है। चलें, ये मजा आएगा सवाल एक्सप्लेन करने का। इसका मतलब पुराना स्टूडेंट कोई भी नहीं है यहाँ पर। अगर इस सवाल का जवाब वो नहीं आया जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, तो पुराना है ही नहीं या फिर पुराने भूल गए हैं सारे। चलें, अब जरा सुने और अब आपको समझ आएगा कि कैसे हम वोकेबलरी और रिलेशनशिप समझते हैं एनालॉजी के थ्रू। आपको ये बताया गया कि जो रिलेशनशिप बोर्ड एंड ट्रेन में है, जो भी रिलेशनशिप है वही रिलेशनशिप आपने डिफाइन करना है हॉर्स और टेबल, शू, राइड या माउंट के में। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको बोर्ड का मतलब ही नहीं पता। आप समझ रहे हैं लकड़ी वाला बोर्ड, कार्डबोर्ड। तो बोर्ड, आप में से किसने सुना है अक्सर जब आप फ्लाई करते हैं बाय एयर तो एक लफ्ज आपने सुना होगा, बोर्डिंग पास। बोर्डिंग बोर्डिंग पास, किस किसने सुना हुआ है ये बोर्डिंग पास? जब आप इमिग्रेशन से, अपनी एयरलाइन से सारी चीज़ें आप क्लियर कर लेते हैं, सब कुछ पास हो जाता है, सामान आपका लगेज जो है वो बुक हो जाता है आपकी, पाकिस्तान में इन केस ऑफ पाकिस्तान आपका FIA इमिग्रेशन से क्लियरेंस हो जाती है अगर आप बाहर जा रहे हैं। तो होता ये है कि उसके बाद फिर आपको बोर्डिंग पास मिल जाता है। बोर्डिंग पास मिलने के बाद ये होता है कि अब आप एयरलाइन के हवाले हैं। वो फिर समझें आप उड़ गए हैं। मतलब अगर आप बोर्डिंग मिल गया तो उसका मतलब आपने जाना ही जाना है, फ्लाइट कैंसिल हो जाए कुछ और हो जाए, लीगली सब कुछ क्लियर है एंड यू हैव टू फ्लाई। उसे बोर्डिंग पास कहा जाता है। बोर्डिंग पास सिंपल क्या है? टिकट। किस चीज टिकट? तो वो बोर्डिंग टेक्निकली अब आपको अलाउ है इस पे सवार होना। ट्रेन पे सवार होने को बोर्ड कहा जाता है। ट्रेन पे सवार होने को बोर्ड कहा जाता है। अब जरा अपना जवाब देखें नीचे क्या होगा। जी, अब क्या जवाब होगा? अगर देखें, अब फिर लोग सी जवाब दे रहे हैं लेकिन मतलब समझें। राइडिंग होता है घोड़े पे चढ़ने के बाद बैठ के घोड़े को भगाना, उसको कहा जाता है राइडिंग, घुड़सवारी। यहाँ बोर्डिंग का मतलब है बोर्ड होना, ऑन बोर्ड होना, सवार होना। तो यहाँ पर राइट वर्ड है माउंट। माउंट इज द राइट आंसर। जिंदगी में आपको सब कुछ भूल जाएगा, आपकी याददाश्त चली जाएगी, लेकिन आज के बाद आपको माउंट का और बोर्ड का और राइड का और ट्रेन का और जहाज का फर्क नहीं भूलता। दिस इज द वे जो प्रॉपर वोकेबलरी एब्जॉर्ब करने का या सीखने का तरीका है। इसलिए एनोलॉजी का ये एक यूज है एनोलॉजी का, इसके अलावा और बहुत से यूजेस हैं। तो जो रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है ना आपके माइंड में, बॉर्ड, ट्रेन, चेन, एग्जैक्टली इसी तरह न्यूरल्स जो हैं वो AI के अंदर रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं वर्ड्स के। उसको क्या पता कि किस वर्ड के साथ क्या वर्ड लेकर आना है। एनोलॉजी के मतलब एग्जैक्टली एनोलॉजी इस्तेमाल नहीं होती वहाँ, और कुछ है, लेकिन ये ही बैक एंड पे चल रहा होता। तो जैसे आपको वर्ड सिखाने के लिए एनोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, आपके दिमाग में दो अल्फाज का मतलब और उनका ताल्लुक समझाने के लिए एनोलॉजी इस्तेमाल की गई है। एग्जैक्टली इसी तरह AI के इंजन के अंदर
पैरामीटर्स और न्यूरल्स जो हैं, न्यूरॉन कह लें, दिमागी जो भी हैं, उनके कनेक्शंस बिल्कुल इसी एक लॉजिक के तहत तैयार होते हैं। दैट इज द रीजन ये टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ाने के लिए सिलेक्ट किया था। आखिरी, फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, सन इज टू न्यूक्लियर as dash is too extended. Sun is too nuclear as dash is too extended. अब वंस अगेन, क्योंकि हमारे जहन में मैंने, आपने न्यूक्लियर का वर्ड जो है वो सुना है पटाखे के साथ। हमारे वोकेबलरी के अंदर, मेरे और आपके दिमाग के अंदर, पूरी दुनिया में जब किसी मुल्क के बच्चों को न्यूक्लियर बताया जाता है तो उनके दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि अच्छा, न्यूक्लियर से बिजली पैदा होगी, न्यूक्लियर साइंस है, न्यूक्लियर इतना छोटा होता है, मैं बड़ा होकर उसमें पीएचडी करूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। लेकिन पाकिस्तानी बच्चों के खास तौर पे जब सब न्यूक्लियर का वर्ड आता है तो उनके दिमाग में क्या आ जाता है? पटाखा, मार देंगे तो फट जाएंगे तो ये करेंगे। तो ये हमारे बेसिक ही वोकेबलरी का सारा एलिमेंट है। अब आ जाए न्यूक्लियर के ऊपर, सन का न्यूक्लियर के साथ क्या ताल्लुक है? तो ये न्यूक्लियर तो एटम बम से पहले भी था, 300 साल, 400 साल, 500 साल शुरू से है, न्यूक्लियस से निकला है, न्यूक्लियस। तो सन कौन है? एक न्यूक्लियर रिश्ता है। डैश इज एक्सटेंडेड, इसका मतलब है वो रिश्ते जिनसे आप हैं, सुनिएगा जरा उर्दू और से, वो रिश्ते जिनसे आप हैं या जो आपसे हैं, जिनसे आप हैं माँ बाप, जो आपसे हैं आपके बच्चे, और जिनसे आप हैं उनसे कोई और है, यानी कि बहन भाई, इनको कहते हैं न्यूक्लियस फैमिली। ये आप हैं, ये क्लास है और ये पार्टी हो रही है, ठीक है? यू, ये पेरेंट्स आ गए, ठीक है, ये बच्चे हो गए, और ये पेरेंट्स के बाकी बच्चे हो गए, बहन तो भाई। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस फैमिली, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली। तो सन जो है वो न्यूक्लियर फैमिली का पार्ट है। अब बताएं एक्सटेंडेड, यानी कि इस न्यूक्लियर से हटके, अब जवाब बताएं सही क्या होगा? जी, चैट में टाइप कर सकते हैं, बाकी लोग कमेंट्स में टाइप कर सकते हैं, अगर ये वीडियो कभी यूट्यूब पर आ गई, फिलहाल तो मूड नहीं है, लेकिन चलें। कजन, ठीक है। तो अब मुझे बताएं कि ये दो वर्ड का जो नॉलेज डेवलप हुआ है आपके माइंड में, जो रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है, और आज ये टॉपिक खत्म हो जाए और इसके बाद 50 साल बाद जब आप 70 साल के बाबे हों, बैठे हों बेंच के ऊपर और सोच रहे हो कि बच्चा आपसे आके पूछे कि वो बोर्ड और उसमें माउंट में क्या फ़र्क होता है, तो आप कितनी ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। बेशक आपने अगले 50 साल ये बात ना पढ़ी, ना सुनी, ना देखी। रीज़न, एनोलॉजी के थ्रू आप नॉलेज को अपने माइंड में लेकर गए थे। वो स्ट्रांग रहेगा, फर्म रहेगा, स्ट्रक्चर नॉलेज रहेगा। ये था एनोलॉजी का टॉपिक। मैं आप लोगों के साथ तो नहीं, मैं जहाँ ये पढ़ाता हूँ, मतलब जिस जगह ये टॉपिक पढ़ाया जाता है, वहाँ एक 500 एनोलॉजी का एक टेस्ट दिया जाता है। हमारा टेस्टिंग पोर्टल है, एक टेस्टिंग पोर्टल के ऊपर बैठ के प्रैक्टिस होती है, बट वो मैं आप लोगों को तो अलाउ नहीं कर सकता, ड्यू टू सम रीज़न, वो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए है। लेकिन मैं इसका कोई ना कोई हल निकाल के आप लोगों के लिए कोई लिंक दूंगा जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं नॉलेज की। एक दफ़ा आप 500 नॉलेज कर लें ज़िंदगी के अंदर, और समझ के, और डेली की एक नॉलेज कर लेनी है आपने। इसकी मैं कोई पीडीएफ बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। मौजम है क्लास में? किधर गया मौजम? मौजम शुरू में तो आ रहा था कहीं। मौजम, मौजम हुसैन, ये आपकी ड्यूटी है मुझे याद कराना और मेरे से 500 एनोलॉजीज की पीडीएफ निकलवाना, ठीक है मौजम? तो ये रख लीजिएगा अपने पास, और डेली की एक एनोलॉजी पढ़ लें, सीख लें। 500 दिनों के बाद आपके दिमाग की दही बनना खत्म हो जाएगी, इंग्लिश के मुकाबले में वोकेबलरी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। बाकी और भी तरीके हैं वोकेबलरी सीखने के, वो फिर कभी डिस्कस करेंगे। जी, तो ये था आज का हमारा पहला टॉपिक, दैट इज एनोलॉजी। 1 से 2 मिनट के लिए आप लोगों के माइक ऑन है इससे रिलेटेड, ठीक है? हांडी में नमक तेज हो गया, कम कैसे करना है वो सवाल नहीं, इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो यू कैन टाइप इन चैट और अपना माइक ऑन कर सकते हैं। जी, 1 या 2 मिनट।
यू कैन रेज योर हैंड, मैं आपका माइक ऑन कर दूंगा। यू कैन टाइप अ क्वेश्चन इन चैट रिलेटेड टू दिस टॉपिक। इसके अलावा फिर आखिर में डिस्कशन करेंगे ना, वो महफिल पता है आपको, आप सर नए आए हैं, ये तो 12 बजे तक क्लास चलेगी। टॉपिक खत्म कर लें, फिर रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे, फिर गप्पे लगाते रहेंगे। फिर पूछ लेना हांडी में नमक तेज हो गया, कम कैसे करना है, बता दूंगा। सर बोर्ड और माउंट एक बार रिपीट कर दें, अब यार रिपीट कर दें। रिपीट की फैसिलिटी वैसे नहीं है, लेकिन बोर्ड और माउंट को बता देता हूँ। माउंट और बोर्ड एक ही बात है। ट्रेन के केस में जो है वो हम बोर्ड का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, बोर्डिंग, बोर्ड ऑन द ट्रेन, ठीक है। और घोड़े पे चढ़ने के लिए हम बोर्ड का वर्ड नहीं इस्तेमाल करते, घोड़े पे चढ़ने के लिए हम माउंट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, सवार होने का। एक्सटेंडेड इज कजन। एक्सटेंडेड इज कजन कैसे है जी? एक्सटेंडेड कजन ऐसे है कि ऊपर हमें दी गई थी एनालॉजी, उस एनालॉजी के अंदर सन को न्यूक्लियर कहा गया था। जो बेटा है उस रिश्ते को न्यूक्लियर कहा गया था। और न्यूक्लियर वो होते हैं जो मैंने एक्सप्लेन कर दिए, आपके माँ बाप, आपके बच्चे, आपके माँ बाप के बच्चे, ये न्यूक्लियर होते हैं। इसके अलावा कोई भी रिश्ता है उसे एक्सटेंडेड रिश्ता कहा जाता है, इसलिए उसको एक्सटेंडेड किया गया था। चलो, एनालॉजी तो हमारे माइंड के पुर्जे हिला देगी जी, माइंड के पुर्जे हिलाएंगे तो माइंड काम करेगा।